नमस्कार। फोर्थ पिलर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं एक कविता से आज ये कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ, ये एपिसोड शुरू करना चाहता हूँ। इस एपिसोड का नाम मैंने दिया हुआ है गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। भारत रत्न और बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता आज बहुत प्रासंगिक लगता है। आज के इस अवसर पर जब बंगाल में करीब 50 साल बाद एक, जिसको कहते हैं ना, गेरुआ एक सुनामी जो है वो बह गया है। चारों तरफ आपको गेरुआ झंडे और उसी के मिलते हुए रंग आपको आज बंगाल के चारों तरफ दिखेंगे। और ये जैसे एक लाइन है, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। प्राची में अरुणिमा की रेख मतलब एक नया सवेरा शुरू हो रहा है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में अभी 50 साल तक जो चला, पहले कांग्रेस के शासन में, उसके बाद 34 साल वाम पंथ का जो शासन रहा, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा। इस शासन में लोगों ने महसूस किया, कुछ साल हम बंगाल के बिधान चंद्र राय के अगर उस समय को थोड़ा छोड़ देते हैं, उसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे, उसके बाद आपके ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इसके बाद ममता बनर्जी, इनके शासनकाल में लोगों ने चाहा कि थोड़ा ऑक्सीजन ले, थोड़ा मुक्त, जिसे कहते हैं ना, मुक्त वायु, एक खुला हुआ माहौल हो जिसमें आदमी सांस ले सके। वो माहौल धीरे धीरे बंगाल में ऐसा जहर फैलाता गया कि बंगाल त्रस्त रहा, बंगाल भय से ग्रस्त रहा। तो आज इस मौके पर जब बंगाल के प्रथम बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने, तब ये लगता है कि शायद उन सब लोगों का, जिन लोगों ने ये इतने सालों तक एक इंतजार किया, उनका जो स्वप्न है वो सफल की तरफ बढ़ रहा है। पर चैलेंज बहुत है शुभेंदु के सामने। मेरे को याद है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों तक जब मैं दिल्ली में मैं जब पत्रकारिता करता था, मैं व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट इन दिल्ली, आई वाज कवरिंग बीजेपी सिंस 1987 ऑनवर्ड्स। तब बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी को बढ़ते देखा है। जब अडवाणी जी प्रेसिडेंट थे, अडवाणी जी के बाद जनाब कृष्णमूर्ति, सुंदर सिंह भंडारी, सारे लोग, इनके साथ मैंने बहुत एज ए पत्रकार काफ़ी बातचीत होती रही। सबसे जो खास बीजेपी में जो खास चीज़ें थी तब नरेंद्र मोदी भी एक छोटे से कार्यकर्ता थे। वो खास बात होती थी कि एक माहौल ऐसा था कि वहाँ जाने से लगता है कि एक आत्मीयता है, एक जैसा माहौल है कि बैठे बात करें, कुछ पॉलिटिक्स की बात हो, कुछ और बातें हों, सारी बातें होती रहीं।
और जब भी हम क्योंकि हर 3 महीने में बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती थी बाहर, जैसे कहीं मुंबई में हुआ, कभी पश्चिम बंगाल में हुआ, कलकत्ता में हुआ, कहीं कभी भुवनेश्वर में हुआ, तो हर जगह हम लोग जाते रहते थे। तो ट्रेन में एक पूरा बोगी जो है वो बुक होता था वहाँ, उसमें अडवाणी जी भी जाते थे, अडवाणी जैसे नेता भी जाते थे, अटल जी जैसे नेता भी जाते थे, और हम लोग जैसे पत्रकार उसी कमरे में उनके साथ सफ़र करते थे। गोविंदाचार्य थे, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं उनके साथ। तो एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल, जो कि अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ से देखें तो एक बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत एक सेंसिबल स्टेट है, जिसके लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी एक खतरा बन सकता है सारे भारत के लिए। उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, क्योंकि हमने देखा कई बार जब अमित शाह, जब जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके तरफ से बार बार ये कहा गया, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि वहाँ बाड़ लगाने के लिए ज़मीन दी जाए, ज़मीन दिया नहीं गया। तो ये वादा किया है बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के मैनिफेस्टो में, कि 45 दिन के अंदर बाढ़ की सारी जो भी प्रक्रिया है वो सारी पूरी की जाएगी। तो मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब लगता है तब ये भी लगता है कि कुछ चैलेंजेस बहुत सामने हैं। यहाँ जो अवैध लोग, जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ जो हैं यहाँ पर आके बसे हैं, उनको दिया गया है आधार कार्ड, उनको दिया गया है राशन कार्ड, उनको दिया गया है सारी जो सुविधाएं, इनको चुनकर, क्योंकि डिलीट, डिपोर्ट करना, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये फार्मूला खुद अमित शाह ने कहा है कि ये होगा बंगाल में। बंगाल के लोग अब त्रस्त नहीं हैं। जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जब से बीजेपी के एक जिसको कहते हैं 207 सीटें मिली, जब लोगों ने झोली भर के उनको बीजेपी को आशीर्वाद दिया, तब लोगों के मन में डर का जो माहौल था वो ख़त्म हो गया। लोग बाहर मेट्रो में, बस में, उसमें ऑटो में खुलकर बात कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि ये कैसा पागलपन है कि ममता बनर्जी कुर्सी पकड़ के बैठी हुई है। किसी ने मजाक में क्या किस्सा कुर्सी का जो एक आई थिंक 1975 में एक पिक्चर आई थी किस्सा कुर्सी का, जिसमें संजय गांधी जिस तरह से बिहेव करते थे, जिस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की थी लोगों के ऊपर, वो अभिषेक बैनर्जी को उनसे तुलना करते हैं। तो ये सारी बातें जो अब हो रही हैं, ये बातें लोग कर नहीं सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनका जो वादा है लोगों को नौकरी की तरफ, हमारे युवाओं को नौकरी की तरफ ले जाना, नौकरी इन द सेंस कि कम संस्थान, जिसको हम काम के लिए एक संस्थान, ठीक से एक एनवायरनमेंट बनाना, लोग बाहर ना जाएं। क्योंकि मैंने यहाँ देखा हुआ है कि जो युवा यहाँ रह गए हैं, वो लोग केवल और केवल सिर्फ 2-4 ऐसे काम करते हैं कि जिससे उनको लगता है कि ये काम में शायद उनको आगे ज़िंदगी में वो ज़िंदगी इससे कमा लें, पर नहीं होना वो सब। क्योंकि ये सारे टैलेंटेड लोग यहाँ क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो बीजेपी ने वादा किया हुआ है कि उनको घर के बंगाल के अंदर ही उनको नौकरी की सुविधाएं, या नौकरी या बिजनेस करने के लिए या और कुछ सुविधाएं उनको मुहैया की जाएगी। वो सब देखना पड़ेगा, वो सब चैलेंजेस हैं सामने। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस सोसाइटी को भय मुक्त करना, ये दंगाइयों से मुक्त करना, भ्रष्ट लोगों से मुक्त करना, और ये जो सिंडिकेट और तोलाबाजी, इन सब से लोगों को मुक्त करना। ये अगर एक काम हो गया तो आप समझ लीजिए कि बंगाल के लोग जो है बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब मेरे एक्सपीरियंस की बात होती है तब मैंने
कुछ एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि जब मैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ था, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक बार जब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ममता जी जो कुर्सी पकड़ के बैठी है ना, इसके अगेंस्ट में बीजेपी के नेताओं के जो नैतिक जो दायित्व रहे वो कैसे रहे। एक वो बाबरी मस्जिद का एक जो ढहाने के बाद जो अदालत में, रायबरेली की अदालत में उसका सुनवाई हुई और उसका एक जो है अदालत का एक वो आने वाला था उस दिन। मेरे को याद है उस दिन करीब 3 बजे शायद वो अदालत का जो स्टेटमेंट है, अदालत का जो राय है वो आने वाला है। तो पार्टी की तरफ से बार बार ये बोला गया था डॉक्टर जोशी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, कि आप रिज़ाइन नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ये जो बाबरी मस्जिद वाला जो घटना हुई एक पॉलिटिकल एक वो था, प्रोटेस्ट था, उसमें लोगों के आवेग में ये सब हुआ, तो इसको आपकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्टी की तरफ से कहा गया था। पर जब जोशी जी एक प्रोग्राम में गए और वहाँ उनको पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप अगर कल आपको इंडाइक्ट किया गया तो आप क्या करेंगे, तो उन्हें पहले 2 बार तो जवाब नहीं दिया, तीसरी बार उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। वो आग की तरफ फैल गया चारों तरफ। नेक्स्ट डे बार बार फ़ोन आते रहे अडवाणी जी की तरफ से, औरों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कि आपको रिज़ाइन नहीं करना है। पर जब उन्होंने कह दिया तो 3 बजे जब ये इंडाइक्टमेंट हुआ, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी, उमा भारती और दूतारा अशोक सिंघल, इनके नाम पे जब इंडाइक्टमेंट हुआ तो जोशी जी को समझाया गया कि आप रिज़ाइन ना करें, पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये नैतिकता और ये जो जिसको कहते हैं ना छोड़ देना कुर्सी, और इसका उल्टा ममता जी क्या कर रही हैं, वो कुर्सी पे बैठी हुई है, छोड़ना नहीं चाहती हैं। काफ़ी मीम चल रहा है कि कुर्सी पकड़ के बैठी हैं, जैसे उनको लगता है कि जो उसको एडहेसिव दिया गया है कि वो उठ नहीं पा रही है। काफ़ी चीज़ें अभी मीम काफ़ी हुई है, लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत हुई है और आगे का जो रास्ता है बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ जिहादियाँ, यहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर से आए हुए जो घुसपैठी हैं, जो यहाँ आतंकवादी हैं, यहाँ स्लीपर सेल भी हैं, इन सब को निपटना, इन सब के साथ निपटकर एक शासन देना लोगों के इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं और आकांक्षाएं भी बहुत हैं, इनको सबको पूरा करना एक बहुत 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 कठिन काम है। पर मुझे ये लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं और उनका जो शैली है काम करने का, और जिस तरह से अमित शाह जी अपने शैली में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी भी शायद उसी शैली में ढल जाएंगे और आगे काम करेंगे। हम आगे देखते रहेंगे, आगे के जो हमारे एपिसोड्स में आपको हम बताते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ भगवा जो है लहरा रहा है, भगवा जो है वो दिखाई दे रहा है और भगवा जो है काम कर रहा है। आज इतना ही, नमस्कार।